मंगेश यादव एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत। सुल्तानपुर डकैती का रायबरेली कनेक्शन। कमरा नंबर 404 में रची गई डकैती की साजिश। रूम नंबर 404 में ही लाया गया था लूटपाट का माल। ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में जमकर जाति की सियासत हो रही है। अखिलेश यादव अपराधियों में जाति खोज रहे हैं तो योगी सरकार सीना ठोक कर कह रही है कि गुंडे, माफिया और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। सपा प्रमुख लूट के आरोपी मंगेश के एनकाउंटर को बार बार फर्जी साबित करने में जुटे हैं। उन्होंने इसके लिए एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया है। लेकिन आपको इस वीडियो में वो सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखकर एनकाउंटर को फर्जी बताने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। इस लूटकांड में रायबरेली कनेक्शन भी बताएंगे, जहां पर इस डकैती की प्लानिंग की गई थी और लूट के बाद यहीं पर लूट का माल छिपाया गया था। ये जो आप कमरा नंबर 404 देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और फिर डकैती का माल लाकर इसी कमरा नंबर 404 में छुपाया था। सुल्तानपुर में लूट की घटना में अब रायबरेली एंगल भी निकलकर सामने आ गया है। दरअसल रायबरेली में ही लूट की पूरी घटना की प्लानिंग और लूट के बाद सारा सामान लेकर रायबरेली के ही एक कॉलोनी के घर में ये लोग पहुंचे थे। रायबरेली की इसी आईटीआई कॉलोनी से ये पूरी साजिश रची गई थी कि आईटीआई कॉलोनी में सामने देखिए, ये सामने जो नीली खिड़कियां, नीला सब कुछ दिख रहा है, यही वो घर है जहां पर वो लुटेरे पिछले कई दिनों से रह रहे थे। यही वो पूरी प्लानिंग हुई। देखिए 404 यही वो घर है, 404 लिखा हुआ है जिसमें ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। उसके बाद लूट के बाद सारा सामान लेकर भी लुटेरे पहुंचे थे। हम उस घर की तरफ ही बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सुल्तानपुर में सर्राफे की यहाँ लूट की जो पूरी प्लानिंग की थी इसी 404 नंबर के आईटीआई कॉलोनी के रायबरेली के घर से की गई थी। इस घर की तरफ जाने का रास्ता है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी। देखिए यही वो घर है। घर पर हम पहुंचे हैं, कुंडली खोलते हैं और देखिए ठीक सामने घर की वो पूरी डिटेल है जिसमें वो लुटेरे रहा करते थे। पुलिस यहाँ पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश की, पूछताछ की और देखिए ये इन्हीं गद्दों पर वो लुटेरे सोया करते थे। इसी कमरे में वो लुटेरे रहा करते थे। आईटीआई कॉलोनी का यही वो 404 नंबर का घर है। घर का ये दरवाजा, कुंडी खुली हुई है, खोलकर हम अंदर चलते हैं, आपको डिटेल दिखाते हैं। इसी घर में वो लुटेरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से रह रहे थे। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये गद्दे बिछे हुए हैं, उन लुटेरों के कुछ गमछे, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखे हुए हैं। यहीं पर लाकर लूट का सारा सामान रखा गया था। दरअसल 1 महीने पहले से इसी घर में रहकर वो पूरी साजिश भी रची गई थी कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। देखिए उनका तमाम सामान, यहाँ पर जो नमकीन की पैकेटें हैं, कपड़े हैं, पंखा है, वो सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं घरों में आकर वो रहे थे। यही वो पूरी जो साजिश है वो रची गई थी। आपको और भी सामान दिखाते हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए वेस्ट सामान है, वो पैकेट्स पड़े हुए हैं, सिगरेट के बट्स, तमाम दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। खाली कमरा है, इनमें अलमारियाँ हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहुँचकर पूरे कमरे की तफ्तीश की, पूछताछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी की, कौन थे ये, यहाँ कैसे रह रहे थे। ये अलमारी है और इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पर रहकर वो पूरी साजिश रची गई थी। वो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे अटैक करना है, क्या कुछ होना है। जो हमलावर थे, जो मूल साजिश करने वाले थे, जिनमें से एक ने कोर्ट में सरेंडर किया, 2 का हाफ एनकाउंटर हुआ, एक मंगेश का एनकाउंटर में मौत हो गई। इसी घर में आकर वो रह रहे थे, इसी घर में आकर वो पूरी साजिश रच रहे थे और इसके बाद साजिश रचने के बाद इसी घर से निकलकर वहाँ पहुँचे, लूट की और लूट के बाद वापस इसी घर में पहुँच गए। तो ये लखनऊ के नज़दीक ही सुल्तानपुर से होते हुए रायबरेली शहर की जगह है जहां पर पहुंचे। आईटीआई कॉलोनी है जहां पर रहकर ये प्लानिंग की गई और लूट के बाद इसी जगह पर वापस सारे लुटेरे पहुंचे थे। ये सबूत है अखिलेश यादव और उन तमाम लोगों के लिए जो एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि तमाम सबूत हैं जो ये बताते हैं कि मंगेश यादव
28 अगस्त को ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने में शामिल था। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा किया। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रैकी। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रैकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रैकी हुई थी। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिस बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया। उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई थी। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था, लेकिन अखिलेश यादव को तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा और अखिलेश अपराधी में जाति ढूंढने में लगे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे उस दुकान के अंदर घुसे थे वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है।
ये हालात तब हैं जब खुद यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार सबूत दिखा चुके हैं कि मंगेश यादव डकैती में शामिल था। हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज तो होती नहीं है इस तरह से। भाई आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी। और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है, तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं इस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए, फिर भी बताया गया। सीबीआई कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है, आखिर जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? अखिलेश यादव अपराधियों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? बदमाश पर कार्रवाई होती है तो उसमें भी दिक्कत क्यों है? आखिर क्यों वोट बैंक की राजनीति के लिए अपराधियों में जाति ढूंढी जा रही है?